नमस्कार, द प्रिंट और हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। आज के इस एपिसोड में एलपीजी की कमी को लेकर आपके मन में चल रही असमंजस और उससे जुड़े सारे सवालों को संबोधित करेंगे हम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में आखिर क्या चल रहा है, उनका प्लान क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और भारत पर वैश्विक संघर्षों का किस तरह का असर पड़ेगा उसका भी आकलन करेंगे। तो चलिए शेखर, सवालों से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल शुरू तो आप एलपीजी से ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेखर, पहला सवाल आ रहा है अनुभव सक्सेना का। बोल रहे हैं हम एलपीजी की कमी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल की तरह पहले से ही इसकी योजना क्यों नहीं बनाई और रूस के साथ ऑल्टरनेट व्यवस्था क्यों नहीं की, जिसके पास क्रूड ऑयल के साथ साथ गैस भी है और वैसे भी ईयू उसकी गैस नहीं खरीद रहा, हम वहां से क्यों नहीं ले सकते? देखिए, गैस को लाना इतना आसान नहीं होता और ये गैस को एलपीजी बनाना, आपके पास गैस को आमतौर पे एलएनजी बना के लाते हैं। मुझे इसकी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं पता, लेकिन जब लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है उसे कंप्रेस करके शिप्स के अंदर लाते हैं। तो इतने जहाज बनी है दुनिया में और रूस से लाने का भी इतना इंतजाम, क्योंकि वो बहुत घूम के आना पड़ता है। जी। इसकी प्लान बहुत पहले होनी चाहिए, जिसका भी समय नहीं था, क्योंकि लड़ाई तो अचानक शुरू हुई है। कोई इसमें ऐसे नहीं था जैसे इराक में लड़ाई हुई थी पिछली वाली, काफी दिनों से जॉर्ज बुश तैयारी कर रहे थे। इस बार ऐसे नहीं हुआ, ये तो अचानक शुरू हो गई। जी। तो इसके लिए इसमें करीब 1 महीना लगता है। अगर आप कहीं से खरीदें, गैस दुनिया में है अवेलेबल, अमेरिका में अवेलेबल है, कनाडा में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, अफ्रीका के कई देशों में अवेलेबल है, लेकिन उसको लाना पड़ता है। और गैस के जो टैंकर्स होते हैं वो गैस के टैंकर्स अलग होते हैं। दुनिया में टैंकर्स की इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, तो वो टैंकर लेना, वहाँ से लेके आना, फिर उसको यहाँ ला के डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सब इसमें समय लगता है। तो आप ये नहीं कह सकते सरकार ने एलपीजी की तैयारी क्यों नहीं की। तैयारी करनी थी जब, तो सारे ही पेट्रोकेमिकल्स की, हाइड्रोकार्बन्स की करनी होती है, जी। उसका एक हिस्सा एलपीजी गैस भी होता है। अब दूसरी बात यह कि अभी इसी समय कोई इतनी ज़बरदस्त कमी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो कमी होती है ये 1-2 हफ्ते में नहीं होती है। लड़ाई तो 2 हफ्ते पहले ही शुरू हुई है। 2 हफ्ते में शॉर्टेज नहीं होती है, शॉर्टेज होती है 1 महीने लड़ाई चले, क्योंकि एक बार टैंकर चलता है, आते आते डॉक करते हुए, उसको फिर रिफाइनरी तक पहुंचते हुए या पैकेजिंग यूनिट पे पहुंचते हुए टाइम लगता है, जी। फिर घरों तक पहुंचते हुए और टाइम लगता है। तो ये 2 हफ्ते के अंदर शॉर्टेज नहीं हो जाती है। और भारत जैसा देश हमेशा कुछ रिजर्व तो रखता ही है। करीब 25 दिन का रिजर्व हमारी रिफाइनरीज रखती हैं, और करीब और 25 दिन, 40 से 40 दिन का हमारा, जिसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। होना ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास करीब उतने उतने दिन का है। तो लेकिन उसके बावजूद एक शॉर्टेज का माइंडसेट बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनीज भी कहती हैं अब हम प्रायोरिटाइज करेंगे, रेस्टोरेंट को नहीं देंगे, होटल को नहीं देंगे, आप लोग कुछ और इस्तेमाल कीजिए, अभी हम घरों के लिए रखेंगे क्योंकि घरों का नंबर ज़्यादा होता है। तो उससे फिर शॉर्टेज का माइंडसेट बढ़ जाता है। फिर लोग सोचते हैं एक नहीं मैं 2 लेकर रख लेता हूँ। अब देखिए, कोविड के टाइम एक समय तो वो हाथ साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई थी, जी। मास्क की शॉर्टेज हो गई, लोगों ने खरीदने शुरू शुरू कर दिए दबा दबा के। एक समय तो लोगों ने जो पूरी क्लोथिंग थी हेजमेट सूट्स की तरह, वही खरीदनी शुरू कर दी, दवाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी। एक समय समय बाद फैली। आईसीएमआर ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था कि आप क्लोरोक्विन खाइए 2 गोलियां हर हफ्ते, उससे आप बचेंगे। अब वो उसमें सच्चाई थी या नहीं थी, कोई प्रिलिमिनरी रिसर्च के साथ थी। जी। जब वो बात फैली तो सारे बाजार में क्लोरोक्विन की कमी हो गई। तो ऐसे हर चीज की शॉर्टेज, या उसके बाद में एक और इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर के नाम से, हम्म। कि उससे फर्क पड़ता है, उसकी कमी हो गई। तो लोग हमारे यहाँ होर्डिंग करते हैं, और होर्डिंग का जो जमाखोरी का माइंडसेट है हमारा, वो बहुत पुराना है, और वो इसीलिए चलता है कि हमारा देश कमियों का देश रहा है। तो लगता है कि जो मिलता है उसको लेके रख लो, या तो कल को मिलेगा नहीं तो मुश्किल होगी, या फिर कल को महंगा हो गया तो इससे अच्छा है कि आज के दाम पे लेके रख लो। आप देखिए, जब भी लगता है कि सरकार आज दाम बढ़ाने वाली है, या सरकार अभी बोल दे कि रात को 12 बजे पेट्रोल का दाम 2 रुपए पर लीटर, 20 रुपए पर लीटर बढ़ जाएगा, सब लाइन लग जाती है उसी टाइम। भाई जी। कितना भर लोगे आप एक बार में, कितने पैसे बचा लोगे? अगर 10 रुपए बढ़ रहा है और आपने 50 लीटर डाल भी दिया तो 500 रुपए तो बचाए। पर 500 रुपए के लिए जो अच्छा ठीक ठाक गाड़ी वाला आदमी
वो भी जाके लाइन में लग जाता है और 1 घंटे लगा रहता है। तो हमारे यहाँ एक होर्डिंग का माइंडसेट भी है, पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, सरकार को भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी। हालांकि ये बात है कि लड़ाई अगर लंबी चली तो जी। इससे दुनिया के ऑयल मार्केट्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और आपको ऑयल और गैस मिलता भी रहेगा तो महंगा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो युद्ध के साथ साथ होती हैं। अब कब तक युद्ध चलता है, ये इसके ऊपर हम अटकल लगा सकते हैं, लेकिन हर युद्ध एक ना एक दिन खत्म तो होता ही है। ये कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं है कि बहुत साल चलेगी। शिखर, इसी से ही जुड़ा एक और सवाल है, आप इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारे मेंबर हैं संतोष वट्रापू, ये पूछ रहे हैं जब भारत ईंधन पे इतनी अधिक निर्भरता रखता है तो सरकार रिजर्व्स बढ़ाने की सुविधाएं की दिशा में तेजी से काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए, आपकी बातें बहुत ठीक है और ये हमने अपने यहाँ डिस्कस भी किया था और हमने ये स्टोरी असाइन भी करी है। कोई इसमें रिसर्च कर रहा है कि जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आईएसपीआर जो कंपनी है, और उसकी कंपनी के कई पार्ट हैं, वो जगह जगह उसको रिजर्व बना रही है। और जी। रिजर्व बनाने की जगह भी होती है, कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं। अब जैसे सोच रहे हैं कि सॉल्ट माउंटेन्स हैं कुछ राजस्थान वगैरह में या गुजरात में, वहाँ पे कहीं पे इनको रखा जाए। तो नए रिजर्व बनाना, उसकी फैसिलिटी बनाना भी महंगा है, फिर उस रिजर्व में पैसा भी आपका अड़ता है। तो मैं कहूँगा कि आप ये सोचें कि जैसे रिजर्व बैंक के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं, अपने पैसा तो खर्च किया हुआ होता है ना, आपका डिपॉजिट नहीं होता, उसी की तरह से कुछ अपने रिजर्व का इक्विवेलेंट ऑफ पेट्रोलियम में रखिए। लेकिन फिर क्योंकि पेट्रोलियम का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, आप आज खरीद लें उसको $60 पर बैरल में, ये सोच के कि ये ठीक ठाक रहेगा। कल को मान लीजिए वो जाए वो 40, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है क्रूड का प्राइस। लेकिन फिर भी भारत जैसे देश को कम से कम 150-200 दिन का अब रिजर्व बिल्ड करना चाहिए। और मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक असर इस क्राइसिस का ये होगा कि भारत अब एक बड़ा चीन की तरह से एक लंबे दिन का पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। खर्चा होगा लेकिन वो होने वाली बात है। शिखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है, बोल रहे हैं इस वॉर के इंडिया में इंटरनल पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या होंगे? क्या मोदी सरकार को इसका नुकसान या ऑपोजिशन इससे फायदा उठाएगी? देखिए, अपोजिशन तो शोर करेगी अगर एलपीजी की शॉर्टेज हो गई या पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो गई। और अगर ये चलता रहा तो मान लीजिए खाद की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि खाद की भारत में वैसे ही शॉर्टेज है, जी। यूरिया की शॉर्टेज है, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी इतनी रिफाइनरीज हैं, हमारे पास इतना क्रूड ऑयल हमेशा आता है, हमको अपना यूरिया बनाना चाहिए, हम बना नहीं पाते हैं। उसमें बहुत और पेचीदा इशू है, वो हमारी पॉलिसी खराब है, वो सब्सिडी इकोनॉमिक्स जो हमारी है वो खराब है। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। अगर खाद की कमी हो गई, अगर डीजल की कमी हो गई, अगर पेट्रोल की कमी हो गई, अगर लोगों को एलपीजी की किल्लत हुई और लोगों ने शोर करना शुरू किया, इस देश में तो प्याज के दाम के ऊपर सरकार गिर जाती है या सरकार हार जाती है। तो अगर बढ़ेगा तो अपोजिशन तो उसका फायदा उठाएगी ही। और अपोजिशन दो चार बातें बोलेगी। एक तो बोलेगी कि आपकी अ, कूटनीति खराब है, कि आपने ईरान से पंगा ले लिया, एक तरह से आपने आपको दूसरी साइड पे कर लिया। आप अभी भी नेतन्याहू से मिल के आए और आपकी यूएई से बहुत दोस्ती है, सऊदी से दोस्ती है, ईरान से आपने अपने रिलेशनशिप ठीक नहीं रखे। हालांकि उसके अंदर मुझे लगता नहीं कि ईरान अगर चाहे भी तो किसी देश के टैंकर्स को वो जाने दे सकता है। वो कह दे चाहे, लेकिन वो ईरानियन वहां बैठे हुए तो नहीं है, कौन टैंकर जा रहा है। उनको अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करनी है तो उनको तो बहुत दूर से बैठे जो भी शिप जा रहा है उसके ऊपर डालना पड़ेगा। जी। जो उनके माइंस डालेंगे, माइन जाके जिसको मर्जी मारेगी। तो लेकिन ऑपोजिशन तो ये सारी बातें बोलेगी, और ऑपोजिशन ये भी बोलेगी कि आपने पहले पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं बनाया, आपने एंटिसिपेट नहीं किया। और फिर ये भी बोलेगी कि इतने सालों में आप क्या पेट्रोलियम की खपत बढ़ी है, पैदावार क्यों नहीं बढ़ी है। तो ये सारी बातें ऑपोजिशन का काम है, अपनी ड्यूटी है, वो करेगी और उससे मोदी सरकार के ऊपर प्रेशर भी आएगा। शिखर, अगला सवाल निकुंज संघाय का है, बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अमेरिका के गैस पंप्स पे पेट्रोल या डीजल के दाम ही इस युद्ध का परिणाम तय करेंगे? ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन की तलवार लटक रही है, वो 2017 में जो हुआ उससे नहीं दोहरा सकते। टाको पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये इसको लंबा ट्रम्प नहीं खींच सकते। वो जितना मर्जी कहें वो लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर लंबा खिंचा तो उनका जो एक सुपरियोरिटी थी कि मेरी डिफेंस, मेरी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है जी। कि हम तो 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब 3 दिन के अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये चले जा रहा है। इसको अगर ये फॉरएवर वॉर हो गई, लंबी चलती रही, तो फिर ट्रम्प इसमें कुछ तरीका ढूंढेंगे।
क्योंकि ये अगर चलता रहा तो जो उनकी अपनी मेगा बेस है, हालांकि वोट देना उनको नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो भी नाराज होगी, शोर करेगी, उससे उनको तकलीफ होगी। जी। और जो मिडिल वोटर्स हैं वो तो बिल्कुल छोड़ जाएंगे। और अगर मिड टर्म्स में वो हार गए कुछ सीटें, तो कांग्रेस में उनकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी। अगर मेजोरिटी कम होगी कांग्रेस में, तो फिर उनके लिए बहुत काम करने अपने जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करते हैं, वो संभव नहीं रहेगा। फिर वो 2 साल के लिए लेम डक हो जाएंगे। तो उनको भी उस बात की चिंता है अभी। और वो भी चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम रहे अमेरिका में, और गैस प्राइस भी कम रहे, क्योंकि गैस प्राइस, अमेरिका तो कार चलाने वाली सोसाइटी है। वहाँ पे एक आध बड़े शहर को छोड़ के, न्यूयॉर्क जैसे, कहीं इतनी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। जी। हर इंसान अपने कार लेके ही चलता है, जिसको बोलते हैं गैस स्टेशन प्राइसिंग। वो वहाँ पे एक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। जैसे हमारे यहाँ प्याज का दाम है, वैसे ही अमेरिका में गैस का दाम है। गैस, वो पेट्रोल को जी। गैस बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर आएगा। तो इस समय ईरान भी वही खेल खेल रहा है, क्योंकि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेल रहा है। तो अमेरिका के पास कह रहा है आपके पास इतने बड़े जहाज हैं, इतने बड़े बॉम्ब हैं, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक, हमारे पास लो कॉस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ड्रोन्स हैं, और एक हमारे पास टाइम है। क्योंकि हमारा तो इस लड़ाई में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम्म। हमने किसी को फतेह नहीं करना, किसी को हमने सरेंडर नहीं कराना। लेकिन हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, आपको तकलीफ होती रहेगी, आपका दाम बढ़ता रहेगा, आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, हमको कौन से यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है। तो ये एक टाइम वर्सेस फायर पावर जो ट्रम्प का है, ये एक उनके लिए दुविधा रहेगी। शेखर, अगला सवाल अनिल जेमिनाई का है। बोल रहे ईरान पर कार्रवाई से ठीक पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर कब्जा कर लिया। वो मदुरो एपिसोड की बात कर रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया को, खासकर तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ये घटनाएं, वो वेनेजुएला, ईरान, अमेरिकी चीन राइवलरी के बारे में बात करें, पूछ रहे हैं, ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या ये अमेरिका की स्वतंत्र कार्रवाइयां हैं? क्या हम, भारत और बाकी दुनिया, सत्ता संघर्ष में सिर्फ एक अप्रत्यक्ष शिकार या कोलैटरल डैमेज है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम सबको समझना है कि अभी भी दुनिया जो है यूनिपोलर है, एक ध्रुव की है। जी। जो कोल्ड वॉर के बाद आई, उसके पहले सोवियत ब्लॉक एक था, वो नहीं रहा। उसके बाद कई लोग कहते हैं अरे तो अब तो मल्टीपोलर हो गई। ये सब फेक बात है, कोई मल्टीपोलर नहीं हुई है। हम भी भारत में कहना चाहते हैं क्योंकि हमें वो बात अच्छी लगती है, लेकिन जी। मल्टीपोलर नहीं है। और उसका एक पोल हम अभी नहीं हैं। हम हो जाएंगे, हम हो सकते हैं, हमारी औकात है अगर हम बाकी काम सब ठीक ठाक करें, लेकिन अभी वो नहीं हुए हैं। तो अभी अमेरिका जो करता है उससे सारी दुनिया को फर्क पड़ता है, चाइना को भी फर्क पड़ता है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो चाइना को भी तो फर्क पड़ रहा है। चाइना का ट्रेड बैलेंस है, चाइना तो, उसकी सारी इकोनॉमी ही सिर्फ अपने ट्रेड सरप्लस के ऊपर चल रही है। अगर उनको तेल का दाम बढ़ गया, अगर वो मान लीजिए कि उनको रशिया से मिलता भी रहा पाइपलाइन से, लेकिन वो दाम भी आज का चार्ज करेंगे ना। जी। उनको कोई स्पेशल दाम $5 कम कर सकते हैं, 6 कम कर सकते हैं, उससे आगे क्यों कम करेंगे। तो इसका सबको फर्क पड़ता है। और उसी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना, और वो भी इस तरह की मेजोरिटी लेके आना कि कांग्रेस भी उनकी जेब में है, सेनेट भी उनकी जेब में है, उसकी वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने डरा दिया है। तो ये 2-2.5 साल अभी बहुत दुनिया के लिए पेचीदा होने वाले हैं, और अभी ऑलरेडी हो ही गए हैं। हमें ऑलरेडी दिख गई ये पिक्चर, लेकिन पिक्चर अभी ये चलेगी। आज यहाँ पे है, कल को कहीं और हो सकता है। शेखर, हमारा अगला सवाल राधिका घोष की तरफ से है। पहला सवाल इनका लूंगी। बोल रहे, रॉयटर्स और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि बढ़ती वैश्विक तेल कीमतें वास्तव में यूएस के लिए फायदेमंद हो सकती हैं क्योंकि वे बहुत अधिक तेल का उत्पादन करते हैं। क्या आप इस दावे को पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं? वर्तमान में अमेरिका की तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा होता है और कितना आयात से? और पिछले वर्षों में ड्रिल बेबी ड्रिल के एजेंडा का कितना हिस्सा वास्तव में ड्रिलिंग या उत्पादन में वृद्धि के रूप में सामने आया है? देखिए, मेरे पास इसका डेटा तो एकदम नहीं है। कभी कहेंगे तो मैं ढूंढ सकता हूँ। लेकिन अमेरिका को कोई आयात करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका तेल और गैस का बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने भी अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है काफ़ी अमेरिका से तेल और गैस आयात करने के लिए। उसमें से कुछ आना शुरू हो भी गया है, और भारत अभी और खरीदेगा वहाँ से। ये ज़रूर है, जो मैं फिर से रिपीट करूँगा, कि दाम जो उसका आज का होगा उसी दाम पे आएगा।
तो महंगा हो जाएगा, लेकिन तेल और गैस वहाँ से आ जाएगी। अभी भारत और कनाडा में अच्छी बात हुई है, कनाडा के पास बहुत सरप्लस तेल और गैस है, जी, वहाँ से भी आएगा। अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है, कमी नहीं होने वाली। लेकिन इसके साथ साथ ये एक ग्लोबल कमोडिटी है, इसका जो दाम रहेगा ग्लोबल रहेगा। अगर भारत में वो $80 पर बैरल आ रहा है, तो अमेरिका में, इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस डाल दीजिए, अमेरिका में शायद उससे $10 कम पड़ेगा। लेकिन वो सब्सिडाइज तो नहीं करने वाले ना वहाँ पे, कि लोगों को पेट्रोल पंप के ऊपर कम दाम पे मिले, वो तो नहीं करने वाले। तो और बहुत रिफाइंड चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे नहीं होती, वो क्रूड बाहर जाता है, वहाँ से रिफाइन होके आता है। तो जो तेल की जो इकोनॉमिक्स है, ये जी। बहुत पेचीदा है। उसके अंदर ये बात ज़रूरी है कि अमेरिका के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है, अमेरिका के पास बहुत सरप्लस है। और ड्रिल बेबी ड्रिल तो जब तक होगा होता रहेगा, उसके पहले भी अमेरिका के पास काफ़ी सरप्लस है। इन्हीं का एक और सवाल है, अगर ईरानी शासन इस युद्ध में इंटैक्ट होकर उभरता है, तो क्या इससे अनजाने में ईरान के परमाणु हथियार संपन्न राज्य बनने की गारंटी मिल जाएगी? देखिए, गारंटी वारंटी कोई नहीं होती। और दूसरी बात कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये जो अभी रजीम है ये बच भी जाए, तो इस रजीम की सारी लीडरशिप 2 बार वाइप आउट हो चुकी है। उसके साथ साथ बहुत उनके जनरल्स मारे गए हैं, जी, उसके साथ साथ उनके न्यूक्लियर बहुत साइंटिस्ट मारे गए हैं, और बहुत जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, अंडरग्राउंड है, वो भी बहुत तोड़ दिए गए हैं। और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई भी और नया देश अब एटम बम ले पाए, कोई भी नया देश कहीं पे भी। और ईरान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश तो पाकिस्तान भी है। वो इसलिए कि जो इस्लामिक दुनिया है उसमें दो की डिवीजन है, एक अरब सुन्नी दुनिया है और एक शिया पर्शियन दुनिया है। और उनमें आपस में टसल है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप किसके पास रहेगी। और काफ़ी चीज़ें इसी से ओरिजिनेट होके आती हैं। अभी आप देखिए, ईरान ने जो ग्रुप भी बनाए हैं, हूथी, हिजबुल्ला और हमास। हूथी और हिजबुल्ला तो शिया ग्रुप हैं, लेकिन हमास तो सुन्नी ग्रुप है। ईरान ने क्यों बनाया? वो ईरान ने ये कहने के लिए बनाया कि जो अरब सोसाइटी है उसको बताने के लिए कि देखिए, जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन, ये हमारे लिए एक कॉज है, बहुत हम्म, बड़ा कॉज है। इसके लिए ये जो अरब देश हैं, बाकी जो अमीर अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन हम देखो, वहाँ लड़के दिखा रहे हैं, हम जो लड़ाके लोग हैं उनको तैयार कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो सिर्फ ईरान इस समय पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लड़ रहा है, ना सिर्फ अरब देश जो सबसे अमीर मुस्लिम देश हैं वो लड़ रहे हैं, जी। ना पाकिस्तान और इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाले देश हैं वो लड़ रहे हैं, सिर्फ हम ईरान में जाके लड़ रहे हैं। तो ये मुस्लिम दुनिया में एक टसल है सुप्रीमेसी के लिए। और इसके कारण खास करके कोई किसी को, ईरान को आसानी से एटम बम बनाने नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असंभव है कि वो बना पाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब भी कुछ ऐसी खबर आई कि एटम बम अचानक कोई अमेजोन से तो खरीद नहीं सकता, या अचानक घर में वर्कशॉप में नहीं बना सकता, जी, लेकिन और उसके लिए यूरेनियम चाहिए, उसको एनरिच करना होता है। तो अगर कभी भी ऐसी खबर आएगी तो फिर से ऐसे अटैक्स होंगे। तो काफ़ी समय के लिए हो सकता है कि ईरान ना बना पाए, और ये भी हो सकता है कि शायद कभी ना बना पाए, कम से कम हम लोगों के जीवन काल में और इस पीढ़ी के जीवन काल में ना बना पाए। दिवाकर सिंह का भी एक मिलता-जुलता सवाल था, इनका दूसरा सवाल लूँगी। बोल रहे युद्ध शुरू हुए लगभग 2 सप्ताह हो चुके हैं और ईरान गिव अप करने के लिए, हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा है, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए शर्तें रखी हैं। क्या आपको कोई ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है जिससे दोनों देश इस स्थिति से बाहर निकल सकें? वो ऑफ रैंप की बात कर रहे हैं। देखिए, जब ऐसे होता है तो दोनों साइड हमेशा अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड करती है। तो ईरान कहती है कि आप सब लोग अपनी अमेरिकन जो बेसिस हैं आपकी गल्फ में, इन सबको छोड़ के चले जाओ। जी, उसके बाद हमको रेपरेशंस दो, $500 बिलियन, चाहे 10 साल में दे दो, और कुछ 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 करो। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं टोटल सरेंडर, उसके अलावा मुझे कुछ मंजूर नहीं है। तो दोनों ने अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड रखती है। अगर ये बात आगे चलती है तो बात कहीं यहाँ पे आके सेटल होती है। तो अभी देखते हैं कि वो कहाँ पहुँचती है बात। क्योंकि देखिए, इसी ईरान ने, इसी रिजीम ने पहले ओबामा के समय जेसीपोआ जो था एग्रीमेंट,
वो साइन किया था, जिसमें उन्होंने कमिटमेंट दी थी कि वो यूरेनियम को एक लेवल के ऊपर एनरिच नहीं करेंगे। जी। तो ये नहीं है कि ये ईरानियन रिजीम जो है ये बातचीत करने के लिए या कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि भविष्य उनके लिए किस चीज़ से बेहतर होता है। मान लीजिए कल को कुछ ये शांति हो जाती है और उसके बार्गेन में ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं, खास करके उनके तेल और गैस की सैंक्शंस हट जाती हैं, तो अब सोचिए कि ईरान के अंदर कितना पैसा अचानक आ पाएगा। दुनिया भर में भी ऑयल एंड गैस उसके दाम कम हो जाएंगे, ईरान में वो पैसा आएगा, ईरान फिर आगे बिल्ड कर सकता है अपने आप को। लेकिन दुनिया अब ये अलाउ नहीं करेगी, खास करके अमेरिका, इसराइल, उनको छोड़ दीजिए, अरब देश भी, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कोई ये अलाउ नहीं करेगा कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बना पाए। शेखर, अगला सवाल एंडल का हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे मैं एक पॉडकास्ट पर प्रोफेसर जेफरी सैक्स को सुन रहा था और उन्होंने बे ऑफ पिग्स आक्रमण का उदाहरण देते हुए ट्रंप द्वारा नेतन्याहू के वॉर ऑफ कंटिन्यूटी में जल्दबाजी में प्रवेश करने को समझाया। उन्होंने इसे सीआईए के एक पुराने सिद्धांत का पालन बताया, यानी किसी टारगेट एरिया में हलचल पैदा करना और फिर जवाबी कार्रवाई होने पर सेल्फ डिफेंस का बहाना बनाकर पूरी ताकत से हमला करना और अपने एंड गोल को प्राप्त करना। हालांकि ये जनरल रणनीति शायद दुनिया भर के सैन्य कमांडरों के बीच असामान्य ना हो। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ इसी बारे में था, सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाने के बारे में, या उद्देश्य कुछ और बड़ा था, जैसे कि रेयर अर्थ पर चीन के लेवरेज को कम करके और उसकी वैश्विक पहुंच और मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोतों को बाधित करके उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना? देखिए, दूसरी बात आपकी मैं पहले एड्रेस करूंगा, ये इसमें चाइना का ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं था, क्योंकि रेयर मेटल्स का ईरान से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। और ये कहना कि तेल जाना चाइना को भी कम हो जाएगा तो चाइना परेशान हो जाएगा, जी। चाइना परेशान होगा तो यूरोप भी परेशान होगा। और उसकी वजह से अभी ट्रंप को रूस के तेल के ऊपर से सैंक्शंस हटानी पड़ी हैं। और जो भी हो, रूस की पाइपलाइंस हैं चाइना के साथ, तो उनको तो शिप से आना नहीं है, तो चाइना को फर्क पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता है, उसको दाम बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं कि वो इसका मोटिव है। जो पहली बात है, जेफरी सैक्स जो हैं वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत समय से बड़े क्रिटिक है। एक तरह से उनको मैं बोलूँगा चॉम्स्की लाइट है वो। जो नोम चॉम्स्की, अभी तो उनकी थोड़ी बदनामी भी हो गई, क्योंकि उनकी वो एप्स्टीन के साथ पिक्चर्स भी आ गई जी। और वो पैसा भी आ गया कि उन्होंने एक बार में पौने 3 लाख डॉलर तो एक ग्रांट ली हुई है एप्स्टीन हम्म। से। अब वो कह रहे मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने ली थी, कुछ बात ठीक नहीं लगती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जेफरी सैक्स भी जैसे जैसे पहले नॉम चॉम्स्की रहे हैं क्रिटिक अमेरिकन मेथड के, अमेरिका में रह के ही अमेरिका को क्रिटिसाइज करना सबसे सेफ चीज़ है एक तरह से। और जैसे एडवर्ड सायद थे, तो वो भी अमेरिका में स्कॉलर थे, तो वैसे ही जेफरी सैक्स है। जेफरी सैक्स का एक फ़र्क ये है कि वो बहुत ज़बरदस्त एक तरह के सोशलिस्ट भी हैं। तो वो फ्री मार्केट्स या उसके पहले जो जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन थी, उस सब के भी क्रिटिक हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ, मैं उनका वॉक द टॉक में इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। ये उनका पुराना और स्ट्रॉन्ग एक व्यू है। एक वो है, एक जॉन मीरशाइमर हैं, अमेरिका में प्रोफेसर हैं, तो इनका ये व्यू है। लेकिन बे ऑफ पिग्स से जो तुलना कर रहे हैं, वो एक सच्चाई है कि बे ऑफ पिग्स एक बड़ी बेवकूफ़ी का ऑपरेशन किया था, कैनेडी के समय हुआ था, जी। जिसमें उन्होंने कुछ लोग क्यूबन ओरिजिन के भेज दिए वहाँ पे, के लोग वहाँ जाएंगे और उस चक्कर में क्यूबा के लोग खड़े हो जाएंगे कास्त्रो के खिलाफ और वहाँ पे रेवोल्यूशन हो जाएगी। वो हुआ नहीं, सब लोग पकड़े गए। वो एक तरह का बिल्कुल ही, दुनिया में जब भी कोई बड़ा घटिया ऑपरेशन होता है जो फेल हो जाता है, तो उसको बे ऑफ पिग्स ही कहते हैं। तो ये उसके साथ पूरा उदाहरण सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल की है। और अमेरिका का इसमें कोई तात्पर्य हो या ना हो, लेकिन इजराइल का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ईरान में रिजीम चेंज का। और जी। अमेरिका उसके साथ ही गया है, सोच समझ के उसके साथ गया है, कोई ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन क्रिएट कराई गई वहाँ पे। अब ये ज़रूर है कि लगता है कि अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन की, ये इतने दिन चलेगा। उन्होंने उन्होंने भी लगता है प्रोपेगेंडा जो एक चल रहा था कि आयतुल्ला एक बार गए तो उसके बाद सब लोग सड़क पे आ जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। ईरान एक बहुत पेचीदा देश है, पेचीदा भी है, सीधा भी है। सीधा, पेचीदा इन द सेंस के वहाँ ये नहीं है कि एक अगर गया डिक्टेटर तो बाकी सब लोग खड़े आ जाएंगे।
ये यूएसएसआर नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी गई तो उसके बाद लोग आ गए, क्योंकि यूएसएसआर में बहुत अलग अलग रिपब्लिक्स थे। उन सबको उनकी मर्जी के बिना इकट्ठा करके डंडे के जोर पे आपने इकट्ठा किया था। जी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुई वो सब दूर जाने शुरू हो गए। ईरान में ये नहीं है। ईरान में एक ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और ईरानियन नेशन जो है ये कम से कम 2500 साल तो इसकी हिस्ट्री है ही। जब सिकंदर भी आए थे तो सिकंदर मकदूनिया से निकल के फिर वो पहुंचे ईरान में। ईरान में उस समय ज़ोरोएस्ट्रियन राज था, जो पारसी होते जी। उनका राज था। उनको उन्होंने हराया, उनको हराया। जो पर्सपोलिस उनकी बड़ी खूबसूरत एक शहर था जो अभी इस्फहान के पास है, उसको बर्बाद किया। फिर वो वहां से भारत पहुंचे। तो ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो इतना पुराना है। फिर वो गए, उसके बाद फिर ज़ोरोएस्ट्रियन एम्पायर खड़ा हो गया वहां पे। उसको बाद में जब इस्लामिक कॉन्केस्ट शुरू हुई 7वीं सदी में, 7th सेंचुरी एडी में, उसमें इस्लामिक कॉन्केस्ट हुआ ईरान का। उसके बाद जो पारसी थे वहां पे खत्म हुए, उनमें से काफी पारसी भारत भी आ गए। उसके बाद से वहां पे इस्लाम आया 7वीं सदी में। उसके बावजूद ईरान में जो नेशनलिज्म है वो इस्लाम डिफाइन नहीं करता है। ईरान का अपना नेशनलिज्म है, अपना प्राइड है। ईरान एक देश था इस्लामिक कॉन्केस्ट के पहले भी, तो वो कहीं जाने वाली नहीं है। और ईरान के जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। जो स्टीरियोटाइप बहुत होते हैं जो कि बड़े इस्लामिक पॉपुलेशंस के बारे में होते हैं, जी। उनमें से कोई भी ईरान को अप्लाई नहीं करता है। एक मैं कहूँगा सिर्फ हिजाब को छोड़ के स्टीरियोटाइप, और कोई भी अप्लाई नहीं करता है। वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट्स दुनिया के हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स में हैं। जो महिलाएं हैं वो स्टेम पढ़ने के लिए, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें 50% से ज़्यादा विद्यार्थी महिलाएं हैं। ये तो भारत में भी नहीं है, यूरोप में भी आपको नहीं मिलेगा आसानी से, पर लेकिन ईरान में हैं। जी। हर साल आप देखिए कितनी स्टूडेंट्स वहाँ पीएचडी करके आते हैं। महिलाएं भी आप बराबर होती हैं पुरुषों के, या ज़्यादा होती हैं। उनके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं 50% या उसके ऊपर थोड़ी बहुत महिलाएं हैं। तो ईरान एक बहुत इवॉल्व्ड सोसाइटी है, और वो आयतोल्लास के बावजूद है। तो इस सबको ये सोचना कि अचानक एक गायब हो जाएगा, ये ठीक नहीं है सोचना। क्योंकि ये बनाना रिपब्लिक्स जो एक थिंकिंग है ना, बनाना रिपब्लिक्स तो सदर्न अमेरिका में थे। बनाना रिपब्लिक इसलिए बोलते थे, जैसे हॉन्डुरस है, ग्रेनाडा है, कि छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है, उसमें एक डिक्टेटर राज कर रहा है, और उसका बिजनेस क्या है कि वहाँ केले की खेती करते हैं। उस केले को एक्सपोर्ट कर देते हैं, आमतौर पे अमेरिका को, थोड़ा बहुत यूरोप में जाता होगा, इसलिए उनको बनाना रिपब्लिक कहते थे। हम तो किसी को मर्जी कह देते बनाना जी। रिपब्लिक, लेकिन बनाना रिपब्लिक एक रियलिटी उस तरह की है। तो ईरान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। ईरान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ईरान के पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। ईरान के लोग आप देखिए दुनिया में कहीं भी जाते हैं, अमेरिका में भी जो सेटल हुए हैं, हालांकि परेशान होके गए हैं वो ईरान से, लेकिन अमेरिका में इस समय वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बड़ी इज्जत वाले लोग हैं। तो ईरान सिविलाइजेशनल स्टेट है। जब भी आप कोई सिविलाइजेशनल स्टेट से पंगा लें तो बहुत सोचना चाहिए। इराक भी सिविलाइजेशनल स्टेट है, छोटी है। जिस समय इराक में गए जॉर्ज बुश, उस जो आबादी थी वो आज के ईरान की आबादी का करीब 1/4 के आसपास थी, लेकिन फिर भी सिविलाइजेशनल स्टेट है। वहीं तो बेबीलोन है, वहीं तो रिवर्स ऑफ बेबीलोन है, और ऐसे ही इजिप्ट सिविलाइजेशनल स्टेट है। भारत, चीन, हम सब सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। जो सिविलाइजेशनल स्टेट होती है वो एक रिजीम के कोलैप्स होने से स्टेट कोलैप्स नहीं करती है। शिखर, अगला सवाल उमन का हल्का लंबा सवाल है, इसको छोटा करके लूंगी। बोल रहे बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। उनका सवाल है कि क्या आपको लगता है कि शेख हसीना के भारत में रहने के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण या कॉर्डियल संबंध बने रहेंगे? साथ ही अगर आपके पास समय हो तो वो बोल रहे हैं, मैंने देखा है कि हमारे अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, मालदीव्स और यहाँ तक कि श्रीलंका में भी समय समय पर भारत विरोधी भावनाएं देखी गई हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप बहुत बड़ा देश होते हैं किसी भी पड़ोस में, तो एक हर किसी को एक हवा नजर आता है कि इतना बड़ा देश है, मुझे डोमिनेट करेगा, हेजेमोनी करेगा। किसी देश को हेजेमोन कोई पसंद नहीं आता है। ऐसे सबसे ज्यादा एंटी अमेरिकन फीलिंग आप देखेंगे
अमेरिका के आसपास के देशों में देखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा देश है, वो ये हेजेमन की बात है। किसी देश को, जो सॉवरेन देश होता है, हेजेमन पसंद नहीं होता। दूसरी बात ये भी है कि जो बड़ा देश होता है वो कहे चाहे कुछ भी, चाहे पंचशील बोले, चाहे गांधीयनिज्म बोले, चाहे बोले ये युद्ध का देश नहीं है, बुद्ध का देश है, लेकिन उस सब के पीछे एक महत्वाकांक्षा होती है हर देश की कि मैं एक हेजेमन भी बनूं। और भारत को कम से कम ये है कि ठीक है, हम चीन जितने बड़े हेजेमन दुनिया में ना बने हमारी दुनिया में, लेकिन जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है जी। उसमें हमारा इन्फ्लुएंस रहना चाहिए। तो उससे काफ़ी कई बार ये टेंशन होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि ठीक है, पाकिस्तान तो एक अलग चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में सुई जेनरिस, अंग्रेज़ी में नहीं, विदेशी भाषा ही है, सुई जेनरिस के एक तरह के एक ही केस है। लेकिन बाकी देशों के साथ हमको अपनी रिश्तेदारी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अभी जैसे श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को ऑयल और गैस चाहिए, हमें उनको फटाफट देना चाहिए। हमने भी कुछ गलतियां करी हैं, जैसे नेपाल को हमने ब्लॉकेट कर दिया 2015 में, कुछ ईगो का इशू हो गया, कुछ और हैसल, वो बहुत गलत फैसला था। उससे नेपाल में बहुत दिन बहुत एंटी इंडिया फीलिंग बनी। कुछ नेपाल में रूलर्स भी ऐसे आ गए जो माओइस्ट थे, और उनको सिर्फ सरकार चलानी नहीं आती थी, वो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन एक बहाना था एंटी इंडियनिज्म के ऊपर सरकार चलाना। तो वो सब बातें भी हुई, लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत बड़े दिल के साथ आपको टॉलरेट करके संभालना पड़ता है। अब शेख हसीना उस समय निकाला गया वहाँ से, आपके यहाँ आ गए, आपके यहाँ सुरक्षित हैं, आपने रखा हुआ है, कोई जी। आप उन्हें वापस नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप ये थोड़ा है कि आप उनको लेके जाएंगे और बोलेंगे रिजीम चेंज कर लो, अब हम शेख हसीना को इंस्टॉल करने वाले हैं। वो 18 करोड़ का देश है, और वो देश भी अच्छा ठीक ठाक कर रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट्स अच्छे हैं वहाँ पे। उन्होंने फैसला किया है, एक चुनाव हुआ, 60% से ऊपर वहाँ वोटिंग हुई, पीसफुल चुनाव हुआ। जितना शांतिपूर्वक चुनाव वहाँ हुआ उतना तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं होता। सच्चाई की बात यही है। तो उसका हमें कुछ इज्जत करनी चाहिए कि उन्होंने पीसफुल ट्रांजिशन करी है। श्रीलंका ने भी ऐसे पीसफुल ट्रांजिशन करी। तो इन सब देशों के साथ भारत को अपने संबंध और भी अच्छे करने चाहिए, और भारत को हमेशा बड़ा भाई, लेकिन मदद करने वाला बड़ा भाई, धमकाने वाला बड़ा भाई नहीं बनना चाहिए। क्योंकि वो बनने से फिर क्या होता है, जो पाकिस्तान की एक पिक्यूलियर समस्या है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और हमने देखा जब वो यूनुस आ गए थे वहाँ पे, वो भी एक अलग तरह के युग पुरुष थे, जी। पढ़े लिखे इंसान थे, पता था टेम्परेरी आए हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी सबवर्शन कर गए वहाँ पे कि रोज़ पाकिस्तान के जनरल्स आ रहे हैं, उनके जनरल्स वहाँ जा रहे हैं। क्या चाहते थे वो, लेकिन पाकिस्तान को मौका तो मिला। तो अब मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की नई सरकार इतनी अनथिंकिंग है। वो एकदम कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन धीरे धीरे उनको पता है कि अगर वो सिलीगुड़ी नेक की बात वहाँ लोग करते हैं, तो बांग्लादेश में तो मल्टीपल सिलीगुड़ी नेक्स हैं, और बांग्लादेश तो हर तरफ भारत ने घेरा हुआ है। बांग्लादेश की जो लीवरेज भारत के साथ है वो कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी के लिए अगर वो ओपन माइंडेड हो जाएं तो उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि उसका किराया जो है, मान लीजिए ट्रेन जाती है बांग्लादेश के थ्रू, या बसेस जाती हैं, या कारें जाती हैं, उस सबका रेवेन्यू का हिस्सा बांग्लादेश को भी तो मिलेगा, या ट्रक जाते हैं। तो कनेक्टिविटी बांग्लादेश की एक एसेट है, नेचुरल एसेट है। वो कनेक्टिविटी भारत के साथ ही है, अभी बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ तो नहीं होने वाली है। तो अगर ये ठीक ठाक चला, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक चलेगा, ये पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव हो जाए, उसके बाद आप देखिए कि मोदी सरकार भी और ज़्यादा तरीके से बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने जाएगी। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। संकल्प बोल रहे हैं, पिछले हफ्ते आपने मोदी को विनम्रता या ह्यूमिलिटी का पाठ पढ़ाया। कुछ समय पहले ही कांग्रेस नेतृत्व को भी इसी तरह की सलाह दी गई थी। वे सलाह मतदाताओं के प्रति विनम्रता बरतने के बारे में थी, और आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस सर्कल्स में नरेंद्र मोदी को कंटेम्प्ट की नज़र से देखा जाता है। इन सब बातों को छोड़ दें और मान लें कि प्रधानमंत्री आपको इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं, तो आप राहुल गांधी के घर सुलह का क्या प्रस्ताव लेकर जाएंगे? क्या लेख लिखते समय आपके मन में कोई कार्य योजना या ऑपरेशनल टेम्पलेट था? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पक्ष इस समझौते का उल्लंघन ना करें? देखिए, इसमें कोई समझौते की ज़रूरत नहीं है, कोई सुलह की भी ज़रूरत नहीं है। उनको आपस में लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में ऑपोजिशन को और रूलिंग पार्टी को तो आपस में झगड़ते ही रहना चाहिए। जी। एक कहानी थी हमको जो ज्ञानी जैल सिंह सुनाते थे हुँ। कि ऑपोजिशन क्या करती है। तो ज्ञानी जैल सिंह जब चुनाव हार गए 77 में, हुँ। तो वो बाहर बैठे थे,
तो एक दिन देखा चंडीगढ़ में 22 सेक्टर के अंदर एक जगह थी जहाँ पे अहाता सा था, जहाँ लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठ जाते थे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी के, तो हमारे सीनियर थे, हम तो उस टाइम बिल्कुल बच्चे थे, हमारे सीनियर्स उनको जानते थे, रुक गए, ज्ञानी जी तुसी बैठे हो, उसके हाँ जी किस चीज़ की अपोजिशन कर रहे हो, कुछ बोला उन्होंने, अकाली दल की पॉलिसी, बादल साहब उस टाइम बने थे, बादल और जनता पार्टी थी उस टाइम, उनका अलायंस था आपस में, लेफ्ट भी उनके साथ था, कुछ बात पे बोला तो उसने कहा कि हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कहा लेकिन ज्ञानी जी तुसी चीफ मिनिस्टर सी, तुसी थोड़ी भी ਇਹੋ ਹੀ पॉलिसी सी व्हेन यू वर चीफ मिनिस्टर, तो आप जब आप चीफ मिनिस्टर थे आपकी भी यही पॉलिसी थी। उन्होंने कहा वो तो है। कहता फिर आप उसको आप अपोज क्यों कर रहे हो? कहता क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ। कहता ये क्या मतलब हुआ है? तो बात नहीं बनी। कहता देखो बात सुनो कि मैंने एक बार शिमला गया, तो शिमला मेरा एक दोस्त था, कई बार हम वॉक पे जाते थे, तो हम वॉक पे चलते थे सड़क में बाईं हाथ बाईं तरफ, जो कि सड़क पे चलने का तरीका होता है जी। एक बार मैं गया तो मैंने देखा कि मैं इस तरफ चल रहा हूँ, वो दूसरी तरफ चल रहा है राइट हैंड को। तो मैंने कहा यार राइट हैंड क्यों चल रहा है तू? कहता है मेरी पार्टी तो पावर में नहीं है, मैं तो अपोजिशन में हूँ, तो जो करना है मैं उसका उल्टा करूंगा। अगर सरकार कहती है कि बाएं हाथ चलो सड़क के, तो मैं दाएं हाथ चलूंगा। तो अपोजिशन को अपोजिशन का काम करना चाहिए, लेकिन जब गवर्नेंस होती है जी। उसमें आप आपस में झगड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो मुझे खुद जाती तौर पे पता है कि एक बार गुजराल साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, थोड़े महीने ही थे, तो उन्होंने एक शाम को अपोजिशन के नेताओं को बुलाया मिलने के लिए अपने पास, चुपचाप बैठ के एक ब्रीफिंग करी, और उसके बाद 8-10 एडिटर्स को भी बुलाया, मैं भी था उसमें। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे है, आपको खबर मिले, कल को आप नाराज हो जाएं, कुछ शोर कर दें, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ कि भारत ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन किया है, और उसमें अब जो हमारे पास केमिकल वेपन्स थे जी, उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसके बाद इंस्पेक्टर्स आएंगे यूएन के एग्जामिन करने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए कि आपके पास कोई केमिकल वेपन्स नहीं है। तो क्योंकि ये फैसला था, चलता आ रहा था, ये करना था, अब कर दिया है और सारे देश कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको मैं इसकी बैकग्राउंड समझा दूं, और इसके पहले मैंने ऑपोजिशन के नेताओं को बुला के भी समझाई है कि कल को इसके ऊपर शोर ना हो जाए। तो उस टाइम मैंने कहा गुजराल साहब, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने तो एक समझौता किया हुआ है, ट्रीटी, जिसमें कहा हुआ है हम दोनों के पास बिल्कुल केमिकल वेपन्स नहीं है, और अगर कोई भी होंगे तो हम बताएंगे। हमने तो कसम खाई हुई है दोनों देशों ने कि हमारे पास नहीं है जी, फिर भी हमारे पास हैं, और आप उनको डिस्ट्रॉय करा रहे हो। मेरे ख्याल ग्वालियर के पास कहीं रखे हुए थे। तो फिर वो ऐसे बोले कि देखिए ऐसे है कि देश जब चलाना होता है तो उसमें बहुत राज होते हैं, और राज अपने साथ रखने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देश है जहाँ पे नेहरू, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े नेता यहाँ राज कर चुके हैं, मोरारजी देसाई, और कुछ हमारे जैसे लल्लू पंजू भी, उनका एक्सप्रेशन है लल्लू पंजू, कुछ हमारे जैसे लल्लू पंजू भी, लेकिन ऐसा सीक्रेट कभी बाहर नहीं निकला। तो उनका मतलब ये था पाकिस्तान से चाहे आपने ट्रीटी की हुई थी कि हमारे पास केमिकल वेपन्स नहीं है, लेकिन आपके पास थे, जो अब आप दुनिया को बता रहे हैं इस समझौते में इनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो उन्होंने पहले ऑपोजिशन से शेयर किया था। और ऐसे ही पहले भी वाजपेयी सरकार भी है, उसके पहले राजीव की सरकार भी, राजीव गांधी की, इंदिरा जी की सरकार, हालांकि उसको मैंने इतना कवर नहीं किया, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ों के ऊपर ऑल पार्टी लीडर्स को बुला के, ये नहीं कि 50 को बुला लीजिए, 3, 4, 5 को बुला के, कई बार थोड़ी सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रिजम्पशन करनी पड़ती है कि जो मेरा विपक्ष का नेता है वो भी राष्ट्रहित को उतना ही सोचता है जितना कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि आज मैं सत्ता में हूँ, कल को हो सकता है कि वो सत्ता में हो, और ये भी सच है कि कल के बीते हुए कल में वो सत्ता में था। तो ये जो एक डिसेंसी होती है आपस में, वो इस समय मिसिंग है। समझौता कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको दूसरे की पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना, ना इससे उसको ये इंसिस्ट करना है कि आप मेरी आइडियोलॉजी को या मेरी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करो। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमेशा की तरह आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।